नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त तो चला है बड़ी खबर का। और आज बड़ी खबर में बात किसानों को लेकर करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो। अगर बीते दिन पहले की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिए गए ग्रामीण भारत बंद के समर्थन में रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बस सेवाएं पूरी तरह से खड़ी रहीं और यात्रियों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसे में लगातार जो यात्री हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है, किसान भी परेशान हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने। उधर रोहतक में दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं और ग्रामीण इलाकों में बंद का अधिक असर देखने को मिला। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सीमाओं पर भारत बंद के कारण लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। हालांकि राजधानी के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। उधर किसान संगठनों से अगली वार्तालाप कल होनी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसान संगठनों से अगली वार्तालाप कल होगी, समय तय हुआ है। मुझे विश्वास है कि रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा यह कहा गया है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उन्हें अपने यहां कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। करनाल में प्रभाव काफी कम, करनाल क्षेत्र में भारत बंद के आह्वान का प्रभाव काफी कम नजर आया, क्योंकि बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहे। करनाल बस स्टैंड पर धरना दे रहे कुछ यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ बसें भी चालू रही। तो ऐसे में ये तो साफ हो गया कि किसान लगातार अपनी मांगों पर तो अड़े हुए ही हैं, लेकिन सरकार भी लगातार जिस तरह से 3 दौर की वार्तालाप हो चुकी है और कल चौथे दौर की वार्तालाप किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि कितनी सहमति कल बनती है या फिर कल की भी वार्तालाप बेनतीजा रहती है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और ब्रजेश भाटी हैं, किसान नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है आर्य न्यूज पर। सबसे पहले ब्रजेश भाटी, आपसे मेरा सवाल है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? क्योंकि 3 दौर की वार्तालाप हुई, बेनतीजा रही, कल चौथे दौर की वार्तालाप होनी है। ब्रजेश जी। जावेद जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल ब्रजेश जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मैं बताऊं, हमारी मांगे जो है ज्यादा बड़ी मांग नहीं है जी। हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। के जो नियम है उसे लागू करवाना चाहते हैं जी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना चाहते हैं जी। और जो केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो लखीमपुर खीरी में जिन किसानों को मारा है उनके परिवार को मुआवजा मिले जी। हमारी फसल का इंश्योरेंस हो। और हम सीधी सी बात है, इन मांगों को पूरा कराने के लिए दिल्ली आ रहे हैं जी। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली है किसकी। ये दिल्ली किसी के बाप की है क्या जो किसान को रोका जा रहा है? यहाँ पर लगातार वहां पर बोल्डर लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मिर्ची पाउडर छोड़े जा रहे हैं ड्रोन से जी। मतलब इस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया हो भारत पर। मतलब ये उपकरण, ये जो जितने सरकार ड्रोन की इसका इस्तेमाल कर रही है, ये जो देश पर अटैक होता है, कोई जब होता है, ये देश के किसानों पर करेंगे ये लोग। हम 3 दौर की वार्ता हुई, पॉजिटिव वार्ता रही, लेकिन हमारी मांग ही है कि भैया एमएसपी लागू करो। जब हमने पिछले साल 13 महीने का आंदोलन चलाया था जी, तो आंदोलन छोड़ के गए। जब सरकार ने कहा था कि आपके तीनों कानून जो हम पे गलती है वापस लेते और हम पे भूल हुई और एमएसपी हम लागू कर देंगे। जो वार्ता ये मंत्री अब कर रहे हैं लगातार 2 साल से कहाँ थे ये? मुझे एक बार इनसे पूछ ले, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं इनसे पूछ ले 2 साल से कहाँ थे आप? तो हम इसकी मांग कर रहे हैं एमएसपी और हम दिल्ली आना चाहते हैं राउंड ग्राउंड में आकर हम अपनी बात रखेंगे और हमें दिल्ली आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई कितनी ताकत लगा ले। क्योंकि 13 फरवरी को ब्रजेश जी जो हमने देखा, उग्र प्रदर्शन के साथ साथ किसानों के साथ भी हनन हुआ, उन पर वाटर कैनन किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और एक किसान की मौत भी हुई उसमें। वो काफी दुखद लगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझौता जो है आपका और सरकार का, ये शांतिपूर्वक भी हो सकता है। ब्रजेश जी। जावेद भाई, हम लगातार वार्ता कर रहे हैं। जब भी इसके केंद्र के मंत्री आते हैं तीनों जी, इनसे हमारे नेता एसकेएम के जो बड़े लीडर्स हैं वो सारे इसमें वार्ता करते हैं जी। लेकिन इनकी तरफ से क्या मिल रहा है? हमने ये कहा है, 15,000 करोड़ रुपए तुमने व्यापारियों का माफ कर दिया जी, तो क्या आप ये जो है 5,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ नहीं कर सकते? हमने क्या गुनाह किया है? क्या गलत मांग ली? भाई हम न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं फसलों का, हम तो उच्चतम नहीं मांग रहे। और C2+50 का जो एवरेज है उसके हिसाब से हमारे तय कर दें।
कि स्वामीनाथन आयोग जिनको इन्होंने भारत रत्न दिया है, क्या उनकी बात मान रहे हैं? ये भारत रत्न तो आपने स्वामीनाथन को दे दिया, लेकिन आप उनकी दी हुई जो पॉलिसी है किसानों के लिए, इसे कहाँ लागू कर रहे हैं? मुझे बता दें एक बार ये। प्रदीप भटनागर जी, आपका रुख करूंगा, कितना सहमत हैं आप जो ब्रजेश भाटी जी ने कहा? आखिर क्यों इनकी मांगे नहीं मानी जा रही? आदरणीय भाटी जी जो है ना, वार्ता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा सरकार को थ्रेट दे रहे हो, वार्निंग दे रहे हो। अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, शायद पाकिस्तान होता तो ये तीर लगती भी नहीं। दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि दिल्ली आएंगे हर कीमत पे, कि दिल्ली किसी के बात पे, हाँ दिल्ली आएंगे। दिल्ली जो है दिल्ली वालों की बात की है, जो टैक्स देते हैं, जो रोड बन रहे हैं जिन पे आप बैठे हैं, वो भी दिल्ली और वो जनता, भारत की जनता की है। धरने प्रदर्शन के लिए कोई पत्थरबाजी नहीं करता, कोई इस तरीके से अगर पुलिस ने जनता की सुविधा के लिए या जनता की सुरक्षा के लिए कोई आधा तक तो जो अपना काम ना करे, उसको लेके अगर बैरिकेड लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ किसानों को समझदारी दिखानी चाहिए थी, इन बैरिकेडों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था और कानून के बैरिकेड लगाए किसने? जावेद भाई इनसे पूछ लीजिए कि बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं। जावेद भाई इनसे ये पूछो बीजेपी के प्रवक्ता से कि बैरिकेड किसान लाए हैं क्या? आएंगे ब्रजेश जी, आपके पास आएंगे, पहले प्रदीप जी को सुन लेते हैं। जी प्रदीप जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी। मुझे लग रहा है भाटी जी में सुनने की क्षमता नहीं है, शायद सुनाने की क्षमता, सुनने की क्षमता नहीं, भाई यही कमी है। ये मुझे और एक और बात है कि मैं किसी विषय पे तितर बितर नहीं भागूं, ना मैं कोई एक्सक्यूज दूंगा। जो इन्होंने सवालात करे हैं आदरणीय भाटी साहब ने, मैं उनकी बात करता हूँ। भाटी साहब ने कहा भी कि सरकार पहले भी बात कर सकती थी, क्यों नहीं बात कर सकती थी? देखिए जितने भी किसान नेता थे सब चुनाव लड़ने थे सबको, और विधानसभा में सारे किसान नेता चुनाव लड़े, बेचारे हार गए। अब लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए रोड पे आए हैं क्षमता वो दिखाने के लिए जी। तो ये चीज मानने वाली चीजें ये है कि देखिए सरकार सब चीजों को मान चुकी है, शर्तों को, मगर कुछ चीजें ऐसी है जो कि गहनता है जी। ये जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा भाटी साहब एमएसपी के जरा विषय में पढ़ लीजिए, आपकी मांगों को लेके पूरे देश पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो बाकी आपने जो भी मुआवजे की बात कही, या आज अभी तक आदरणीय जावेद साहब जी, अभी तक 750 किसानों का पता नहीं लग पाया कि कौन शहीद हुए या एक्सपायर हुए। मैं तो सही नहीं बोलूंगा, ये सही कह रहे हो आप, ये गलती से मर गए सब, तुम्हारी गलती इसमें। ये पता नहीं काम से खाना इनको मरे हुए को हम लोग। शर्म आनी चाहिए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं लग पाया। भाटी साहब ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा हो मुझे तो बीच में बोलना आता ना, और दूसरा मुझे भी उम्मीद है। क्या रहे हैं आप, ये तो बताओ मुझे कि ये मतलब पता नहीं लग पाया, ये झूठ है क्या? भाटी साहब सुनो, भाटी साहब ऐसा है, जब तुम्हारी बारी आए अपनी बात पूरी गैर रखना और मैं सुनूंगा आपकी बात, और आपने मेरे से जो सवाल करें मैं उसका शांतिपूर्ण जवाब दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी मेरे को सुनेंगे जी। तो ये समझने वाली चीजें ये है कि जो नियम शर्तों पे चीजें अटकी हुई है, वो क्यों अटकी हुई है? क्या देश की 100 अगर किसानों को हटा के अगर बोलो 110 करोड़ अगर किसान भारत के नागरिक है, उनको नहीं पता लगना चाहिए कि जो हमारे किसान भाई बैठे हैं वो क्यों बैठे और एमएसपी मांग रहे हैं, किस चीजों पे मांग रहे हैं, उससे देश पे क्या होगा? जो ये किसान कर्जा माफ की बात कर रहे हैं, वो उससे देश में क्या परेशानी और क्या फायदा और क्या नुकसान है, वो क्या देश के लोगों को जानने की होना नहीं चाहिए? और उनको सबसे पहले जानना चाहिए देश में टैक्स देते हैं, जो टैक्स फ्री है हर चीजों पे, जो किसी चीज पर टैक्स नहीं देते उनको क्या लेना इन चीजों से? वो तो चाहते सारी सुविधाएं मिले। सबसे बड़ी समस्या लेकिन प्रदीप जी आखिर बात कहाँ नहीं बन पा रही है आपके साथ? आखिर बात कहाँ नहीं बन पा रही है जब किसान नेता हैं या फिर जो किसान हैं लगातार इस बात को लेकर परेशान है? 3 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, कल 4थे दौर की वार्तालाप। देखिए मैं जी देखिए जावेद साहब, समस्या ये है कि कोई चीजें ना मीठी मीठी खाना नहीं, तो कोई कड़वी कड़वी खाना नहीं खाता। देखिए मीडिया, पूरी भारतीय मीडिया ने एक चैनल ने दिखाया कि अगर किसानों का कर्जा माफ होता है तो सारे बैंक क्रैक हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। देश जितना देश का बजट है उसे उसी प्रकार एमएसपी में क्या नुकसान फायदे वो भी बताए गए जी। जनता को क्या फायदा, क्या जनता को 300 रुपए किलो आटा मिलेगा क्या? अब ये बात कर रहे थे कि मुआवजे की बात, ये जो कहा जो टेनी जी की बात कर रहे हैं उनकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़वा दो जावेद भाई, आवाज ठीक है। ब्रजेश जी आप कुछ कह रहे थे जी? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे भाजपा के जो भाई है जी, ये सवाल खा रहे हैं कि 750 लोग था तो फ्री ना हुई। पहले इन्हें पूरे तैयारी से आया करें, चैनल पे जब आके बैठा करें। मैं आपको बता दूं ये आंकड़े हमने केंद्र सरकार को दिए हैं, उसकी जांच करा ले केंद्र सरकार। हमको नकली नहीं कह रहे इन बातों को। 750 लोग मरे और आप ये कह रहे हैं कि हमारा आंकड़े नहीं और मुआवजा नहीं मांगे। केंद्रीय मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया अजय कुमार टैनी को?
वो कोई रिश्तेदार लगता है क्या जिसने बर्खास्त नहीं किया? मतलब मुझे ये बताओ, जिसने आज किसानों को कुचल दिया हो और वो रेड कारपेट में बैठ के वहाँ थाने में जेल वाहियाती कर रहा है, कानूनी और उसका बेटा तो उसको क्यों नहीं बर्खास्त कर रही सरकार? इस सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, माननीय है। और ये है, ये एमएसपी की मांग आज से लागू नहीं है, हम कांग्रेस सरकार में मांग की इसकी, ये नहीं है कि भाजपा सरकार भी मांग कर रहे हैं। यूज कर रही है ना, वो ठीक नहीं है। और आप कांग्रेस के लिए एक टूल किट बन गए हो, वामपंथियों के लिए कांग्रेस के लिए भी टूल किट बन गए हो। मतलब किसान किसी की औकात जो किसान खरीद लेगा, कांग्रेस हो या बीजेपी? मुझे ये बताओ, हम किसी की टोल किट बड़ा आरोप है ब्रजेश जी, ये आप लोगों पर, किसानों पर बड़ा आरोप है। क्योंकि आज भारतीय मीडिया ये मनगढ़ंत कहानी है, जब इन पर कुछ नहीं होता है भाजपा के लोगों पे, तो यही बातों कहना शुरू कर देते हैं। आऊंगा प्रदीप जी आपके पास, आऊंगा मैं, आपको सुनूंगा, आऊंगा आपके पास। जी ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब इन पर कोई बात नहीं होती ना तो जवाब नहीं होता, फिर ये कहते हैं कि आप तो विपक्षी पार्टी कठपुतली बन गए। मुझे ये बताइए कि हम 2 साल तक इंतजार करते रहे, मुझे ये जवाब दे दें भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे भाई हमारे जी, कि भाई 2 साल से कहाँ थे आप, जब हमने आंदोलन 13 महीने पहले खत्म किया था कि भाई आप ये बताते कि हम आपके बीच में आए, कितनी बार दिल्ली मीटिंग हुई, मैं लगातार मीटिंगों में रहा हूँ, मैं एसकेएम का सदस्य हूँ जी, कि भाई एक मंत्री ने आज तक ये पूछा हो दिल्ली आए जब किस लिए आए हो आप? मतलब परेशान करने वाली चीजें हैं सिर्फ। लेकिन ब्रजेश जी लोग ये भी चाहे कोई भी पार्टी है, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए ये सब चल रहा है। चुनाव नजदीक है तो चुनाव नजदीक होने से दूर होने से मतलब नहीं है जावेद भाई जी। बात ये है कि हम अपनी मांग भी न उठाए, मतलब अगर मांग न उठाए तो सब कुछ ठीक है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये सब जो किसान है ये किस चुनाव के लिए आ रहे हैं? हमको चुनाव लड़ने आ रहे हैं दिल्ली। रामलीला ग्राउंड में कोई इलेक्शन कमेटी का ऑफिस है क्या है जहाँ चुनाव टिकट मिलता है? प्रदीप जी आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास भी आएंगे। जी जी ब्रजेश जी, जी आप अपनी बात पूरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अपनी सद्बुद्धि से काम करे और एमएसपी लागू करे, किसानों कर्जा माफ करे। मतलब आपके कहने का मतलब है सरकार को अभी तक ये सद्बुद्धि नहीं है कि किस तरह से जो है किसानों को समझाना बुझाना है या फिर बातचीत करनी चाहिए, सरकार खुद नहीं चाहती है। एक काम आ रहा है, ये जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, एक किसान की शहादत हो गई वो नहीं दिख रही। ये सिर्फ प्रताड़ित कर सकते हैं लेकिन हक नहीं दे सकते। हमको यहाँ हीरे जवाहरात मांगने आ रहे हैं जावेद भाई, हम ये कह रहे हैं हम रामलीला ग्राउंड आएंगे, वहां बैठ के अपनी मांगों को उठाएंगे। इसमें क्या गलत कह रहे हैं मुझे बता दो आप। उठा लो, पंजाब में उठा लो अपनी मांगों को लेके, जरूरी दिल्ली आना, पूरी दिल्ली सर वेस्ट में। दिल्ली में कौन सा खेत लग रहे हैं यहाँ पे? नहीं दिल्ली में नहीं लगे, नहीं तुम क्यों बैठे, तुम्हारी सरकार क्यों बैठी दिल्ली में? यहाँ पे बैठो तुम, जो है बिहार में चले जाओ, दिल्ली में मांगो कहाँ मांगेंगे? मुझे बताओ फिर और जगह है, केंद्र क्या है? तुम्हें इतनी जानकारी है, तुम बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हो केंद्र कहाँ है, कहाँ मांगेगा आदमी आएगा? ठीक है प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी प्रदीप जी। देखिए आदरणीय भाटी साहब ना कोई भी तर्क वितर्क वाली ऐसी बातें मजबूत नहीं कर रहे, जो कि जिसका भी एक राजा सवालात को हो गए। लेकिन जितने भारतीय मीडिया ने चीजों को दिखाया है, मैं उतनी बात मैंने देखी बड़ा स्पष्ट हर चीज को बोला है। अब इन्होंने कहा जी पढ़ के आना चाहिए, चलिए साहब पढ़ के आ जाएंगे आगे से, ठीक है, मगर मैं तो यही पढ़ के आओ, जानकारी करो। आप 750 किसानों का हम केंद्र सरकार को डाटा दे चुके हैं, उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि यही पता नहीं पड़ पाया कौन शहीद हुए? अरे भाटी साहब ये तो आपको आप कैसी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? आप 10 नाम बता दो, आप 10 नाम बता दो अगर आपको पता है तो। मैं तुम्हें डाटा भेज दूँ, पर्सनल नंबर दे लो, मैं नाम लिस्ट भेज रहा हूँ एड्रेस के साथ। मैं कहता हूँ 10 नाम बता दो और गांव के नाम बता दो, मैं आप देता हूँ। अरे भैया मैं तुम्हें पूरा 750 का एड्रेस दे रहा हूँ, 10 नाम की बात कर रहे हो? अरे भाई 10 नाम बता दो आप, अगर आप यूनियन के नेता हो, आप गाँव बता दो। अरे मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, 10 की छोड़ो ना, 10 की छोड़ में भी लिस्ट दे रहा हूँ भाई तुम्हें पूरी। दूसरी चीज आप थोड़ा ये बता दो कि मुझे एक छोटे सा सवाल जवाब और दीजिए भाटी साहब कि पंजाब में 99% चावल और गेहूं क्यों उगाया जाता है, बाकी से फसल क्यों नहीं उगाई जाती है? और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तुम पंजाब की बात करते हो, तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम बात हरियाणा पंजाब कर रहे हो। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, तुम पंजाब पे कट जाते हो आएंगे। मतलब पंजाब का किसान ज्यादा बड़ा किसान है, छोटे को बचाने की मांग कर रहा है, तो तुम पंजाब पर कट जाते हो आएंगे। तुम्हारे नेता की यही तो दिक्कत है, समझ नहीं पा रहे तुम बात को। ये आंदोलन पूरे देश का है, और पंजाब के किसान बड़े किसान है जो छोटों को बचाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। ध्यान रखो इस बात को, तुम्हारे दिमाग में ये बहम रहता है कि पंजाब पंजाब पंजाब। ठीक है
देख लीजिए। ठीक है ब्रजेश जी, ये आपसे एक point मेरा नोट सवाल किया है कि पंजाब के किसान बड़े किसान हैं। ब्रजेश जी, आपसे एक मेरा सवाल है, बड़े होंगे। बिल्कुल जी, जावेद आपसे भाई। मेरा सवाल ये है कि जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि हम खुद चाहते हैं वार्तालाप हो और सहमति बने, लेकिन किसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हमारे अन्नदाता ही नहीं है, क्योंकि ये तो मारने पर उतारू है, मरने पर उतारू है। ये हमारे अन्नदाता ही नहीं मोटी है। मोटी लाठी जावेद तलवार भाई, लेके आए हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, लेके आए हुए ये हैं। किसान आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं आपसे, आज चौथा दिन है, तुम्हें किस किसान के हाथ में राइफल प्रदीप जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा प्रदीप जी, मैं आऊंगा प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। ब्रजेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सब अपने ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं जी, अब, शांतिपूर्वक आ रहे हैं। मैं लड़ाई झगड़े के लिए कौन उतारू है? ट्रैक्टर सबको दिख ही रहे हैं भाई। फायर ब्रिगेड की जो है प्रदीप जी पानी कुछ की कह रहे थे बौछारें जी, कौन प्रदीप छोड़ जी रहा कुछ है? कह रहे थे कि ट्रैक्टर सबको दिख रहे हैं, मतलब कुछ कह रहे थे पूरे आप। देश को मीडिया दिखा दिया ट्रैक्टर कितना एडवांस और कैसे आ रहे हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो तो पूरा देश देख रहा है वो। मतलब नहीं, किसान नहीं है ये, सेमिनार है, मतलब ये किसान नहीं है प्रदीप जी। एक घंटे पहले से वो कह रहा था किसान ट्रैक्टर से क्यों आ रहा है? ब्रजेश जी, ट्रैक्टर आपको प्लेन से आएगा, मैं ये हवाई आपके जहाज पास से आऊंगा। आएगा, ब्रजेश जी ट्रैक्टर आपके से पास आएगा। आऊंगा, आप ही के पास आ रहा हूँ तुम तो प्रदीप नेता जी हो, के भाजपा बाद। के बड़े लोग हो, अब तुम तो ऐसे ही आओ। प्रदीप जी के बाद ब्रजेश जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर वगैरह लेके आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर मतलब आपको लगता है ये किसान नहीं है? नहीं नहीं, इनकी नजर में नहीं है, इनकी नजर में खालिस्तानी है। मैं सुन लेता हूँ प्रदीप जी को, इनकी सुन नजर लेता में हूँ प्रदीप खालिस्तानी जी। है, अलगाववादी है, पाकिस्तानी है, फंडिंग बाज है, आतंकवादी है। प्रदीप जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब, एक आंदोलन हुआ था जी, अब वहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान आते बेचारे, जी, जी, जी। धोती में बिना चप्पल के, और जी। बहुत लंबी यात्रा करके आए थे। ठीक है, इनसे वार्ता आगरा में जाके वार्ता हुई थी। ठीक है। देखिए वो किसान थे जिन्होंने ना तो डंडा चलाया ना लाठी चलाया, बेचारों ने रास्ते में अपने चूल्हे पर रोटी बना के और लेके चले, गठरिया लेके आए थे। तो किसानों का थोड़ा सा फर्क है। अभी जो बात करें थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ इनकी, भाजपा के प्रवक्ता जो भाई हमारे, इनकी वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ी सी, आवाज नहीं आ रही। ब्रजेश जी, प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि जो इससे पहले आंदोलन हुआ था वो हमारे किसान भाई थे, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, सब कुछ सही हुआ, लेकिन ये किसान नहीं है। जिस तरह से ये उग्र आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान है ही नहीं। जावेद भाई, मैं फिर इस सवाल को दोहरा रहा हूँ, मुझे ये तो बता दे कि उग्र आंदोलन में क्या ऐसा कर दिया किसानों ने? एक चीज तो दिखा दो मुझे कोई। करेंगे कोई 70 पुलिस के जवान अस्पताल में पड़े हैं, और कैसे करवाओगे? और 450 किसान जो घायल हुए हैं, वो किसने कर दिया घायल? आपस में हो गए वो? आंसू जैसे गोले तो छोड़ रहे दिख रहे हैं, वो पत्थर नहीं दिख रहे जो पुलिस वाले पड़ रहे हैं। नहीं, बच्चे मेरे जो फायर ब्रिगेड जो ड्रोन से तुम मिट्टी को फोड़े डलवा रहे हो आंखों में, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? क्यों डल रहा है? कारण तो बता दो जरा। नहीं, क्यों डल रहा है तुम बताओ? क्यों नहीं आंदे रहे दिल्ली? बताओ ना। खट्टर का क्या मतलब रोकने का? खट्टर केंद्र का मंत्री हो, मंत्री है जो रोक रहा है। जब पंजाब से किसान चल दिया तो हरियाणा की सरकार क्या रोका है? दिल्ली आने दे उन्हें। पानी के टैंकर लेके नहीं चला करते हैं आंदोलन में, पॉलिथीन में थैलों में ईंटें लेके नहीं चला करते हैं। मतलब प्रदीप जी, ये थैलों में ईंटें जो आप जिक्र कर रहे हैं, तुमने रखवाई थैले मीट, मुझे दिखा दो एक बार। बड़ा आरोप है ब्रजेश जी ये। और आप तो नहीं, मुझे एक बार ये दिखा दे किसने पत्थर मार दिया मुझे ड्रोन से। मैं सुनो, ड्रोन से तो मैं आंसू गैस से गोले गिरते हुए दिखा दूंगा, मिर्च से पाउडर उड़ता हुआ ड्रोन से दिखा दूंगा, लेकिन मुझे पत्थर मार दिखा दे कौन से पत्थर मार दिया। मतलब जो है हरियाणा पुलिस अपने जो है प्रदेश की सुरक्षा ना करे, दिल्ली पुलिस अपने जनता की, अपने जो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली वाले नहीं सुरक्षा। मुझे ये बताओ, सुनो ब्रदर, मेरी बात तो सुनिए, मुझे ये बताओ ये आतंकवादी है, ये क्या है जो इसे प्रदेश का खतरा है देश को, प्रदेश को और दिल्ली को? ऐसा क्या है जो मुझे ये बता दो आप ही बता दो ना। नहीं, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारी बात तो बड़ी कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ दिल्ली आना कोई गुनाह है क्या? नहीं बताओ मुझे। तो ये तरीका दिल्ली आने का है क्या आपका? अरे भैया, और कैसे आएंगे मुझे ये बताओ, कैसे आएंगे और तुम बताओ। नहीं, दिल्ली आने का तरीका यही है, सहमत है आप इस तरीके से आने में? चलिए कुल मिलाकर कैसे जब ट्रैक्टर में चलते हैं, ट्रैक्ट्रॉली लेके चलते हैं, तो ट्रैक्ट्रॉली से ही आएंगे और कैसे आएंगे? या घुटने के बल आए तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होने के लिए कि मेरे भाजपा के लोगों हमें तुम्हारे चरण पकड़ रहे हैं, हमें दिल्ली घुस जाना ऐसे आएंगे? ठीक है, एक वक्त का अभाव है, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा कम शब्दों में। पहले ब्रजेश जी आपके पास आऊंगा। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ फिर चौथे दौर की वार्तालाप होनी है, क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल ये वार्तालाप हो जाएगी, या फिर कल भी बेनतीजा रहने वाली है? जावेद भाई, हम ये चाहते हैं वार्ता हो और इस मसले का हल निकले। हमें कोई देश की गद्दी नहीं चाहिए, हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं,
हम कर्जा माफ करने की मांग कर रहे हैं, और जो ये बिजली बिल आए हैं इसको हटाने की बात कर रहे हैं, हम फसलों का इंश्योरेंस मांग रहे हैं। हम कोई और गद्दी नहीं चाहिए हमें इनकी, लेकिन हम ये चाहते हैं वार्ता की तरह हो। लेकिन कुल मिलाकर आप जो कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, शांतिपूर्वक वार्तालाप हो और किसानों की समस्याओं को सुना जाए। जी ठीक है प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि भाटी जी बता दें क्या फसलों पे जीएसटी और ये इनकम टैक्स देंगे? किस पे? किसान को देंगे टैक्स देंगे? नहीं, पहले एमएसपी तो लागू करो, टैक्स की जिम्मेदारी जब तुम्हारी। पहले आप भी तो शर्मा में आओ ना। नहीं, जब तक हमारी किसी चीज का रेट ही तय नहीं है, टैक्स कैसे देंगे? यार तुम कितने कैसे प्रवक्ता हो? मुझे ये तुम कौन टैक्स से बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, पहले मूल्य तो तय होगा जब टैक्स देगा कोई। ये जब तक मूल्य ही तय नहीं, टैक्स कैसे दे कोई? जीएसटी दे दे। तुम किसने प्रवक्ता बढ़ा दी बीजेपी के? यार मेरे समझ में नहीं आ रही बात। तुम किसने बैठा दी चैनल पे? तुम्हें तय ही नहीं है, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का। सारा ज्ञान तो आप ही को है, कह दो सारा ज्ञान तो आप ही। नहीं, तुम मुझे ये बताओ, जब किसी चीज का मूल्य तय होगा उस पर टैक्स देगा व्यक्ति। तो हम ये कह रहे हैं हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दो, न्यूनतम मूल्य तय कर दो कि भाई इतने से कम में नहीं बिकेगा, उस पर जीएसटी टैक्स देगा आदमी। चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कुल मिलाकर लगातार किसानों का जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में किसान अभी भी जिस तरह से आपने किसान नेता को सुना, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार शांतिपूर्वक हमारी मांगों को सुने, उन्हें समझे और उन्हें लागू करे। वहीं लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट भी किसानों के इस प्रदर्शन को दिया जा रहा है, और ऐसे में कल चौथे दौर की वार्तालाप किसानों के साथ होनी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ये वार्तालाप होगी। ये देखने वाली बात होगी कल कितनी सक्सेसफुल ये वार्तालाप रहती है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।